वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट ईवीएस के यूनिट 5 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, इसको करने वाले हैं। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने 2 या फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक ही है प्रदूषण। तो जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जल, वायु, मृदा आदि दूषित हो जाती है, इसे प्रदूषण कहा जाता है। यानी हमारे पर्यावरण के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ रहा है, यानी जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, दूषित पदार्थ एंटर कर जाते हैं जब हमारे पर्यावरण के अंदर, और इसके कारण अगर हमारा पानी, हवा और मिट्टी दूषित हो जाती है, तो इसी को कहते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण का सजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पोल्यूशन है यानी कि प्रदूषण है, इसका सजीवों पर यानी कि पेड़ पौधे, हम इंसान, जीव जंतु, सब इन सजीवों पर और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि गलत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो उसी को प्रदूषण कहते हैं। तो हमारे प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले साधन को प्रदूषक कहते हैं। तो अब ये प्रदूषण होता किन चीजों से है? सोचो, वायु प्रदूषण हुआ है। तो वायु प्रदूषण कैसे हुआ? धूल भरी मिट्टी के कण आ गए, है ना, या फिर कोई ऐसी गैस आ गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस आ गई। तो ये जितने भी कण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण हुआ है, इन्हीं को प्रदूषक कहते हैं। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले साधन यानी जिसकी वजह से भी प्रदूषण हुआ हो, उसी साधन या फिर कारण को, उसी चीज को प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरे होते हैं मानव जनित प्रदूषित। तो ये जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं ये हमारे नेचर द्वारा उत्पन्न किए होते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, धुएं, इन सब के कण हो गए, तो ये प्राकृतिक प्रदूषक आ जाते हैं। मानव जनित प्रदूषक जो हम इंसानों द्वारा प्रदूषक बनाए जाते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल बनाते हैं, तो पेट्रोल की वजह से जो भी प्रदूषण होता है तो वो उसको कहते हैं मानव जनित प्रदूषक। तो मानव के कामों या फिर हरकतों द्वारा पैदा होने वाला कोई भी प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव, नकारात्मक बदलाव प्रदूषण कहलाता। तो एक और छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रदूषण की दी है। हम इंसानों के काम या फिर हरकतों के द्वारा कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट अगर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है तो उसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है। प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। तो इस वाली वीडियो के अंदर आज हम पूरा का पूरा वायु प्रदूषण को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा हमारे वायु प्रदूषण वाला पूरा टॉपिक। तो जब वायु अनचाहे पदार्थों से दूषित हो जाए तो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हानिकारक हो, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब हमारी हवा में कोई ऐसे अनचाहे पदार्थ आ जाए जो इंसानों के लिए भी, सजीवों के लिए भी और निर्जीव के लिए भी वो हानिकारक हो, तो इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। आबादी बढ़ने से प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक कारण वायु प्रदूषण बढ़ने का ये भी है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो वायु प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से दिन प्रतिदिन कैंसर, शुगर या हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पोल्यूशन की वजह से डे बाय डे कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, डायबिटीज़ के भी, और हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक वगैरह ये सारे केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एडवर्ड किंग प्रथम ने 1273 में पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया। एडवर्ड किंग थे एडवर्ड किंग प्रथम, इन्होंने 1273 में एक सबसे पहला ऐसा कानून बनाया था जो प्रदूषण विरोधी था, यानी जिसने प्रदूषण का विरोध किया। तो वो कानून किससे रिलेटेड बनाया गया था? जो लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए कोयले का प्रयोग करने से रोकता था। तो इस कानून में लोगों को कोयला जलाने के लिए मना किया गया था, यानी कि आप अपने घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में कोयला नहीं जला सकते हैं। इस कानून में ये बोला गया। 1300 में कोयले के प्रयोग को रोकने के लिए एक और कानून बनाया गया। तो वो 1273 में था, ये 1300 में था।
तो इसके अंदर भी कोयले को इस्तेमाल को रोकने के लिए, यानी कोयले का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होगा उस टाइम पे गलत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। वायु प्रदूषण की उत्पत्ति के आधार पर मुख्य 2 कारक, यानी कि वायु प्रदूषण किस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है, तो इसके 2 कारक हैं। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा है मानव जनित प्रदूषक। अभी मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, प्राकृतिक प्रदूषक क्या, जो प्रकृति से ऐसे चीज़ों का जो है उत्पन्न होना जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा हो, या और मानव जनित प्रदूषक ऐसी कोई भी हमारी हरकत, ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा हो। तो देखो, प्राकृतिक प्रदूषक में आ जाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जो भी गैस बाहर आती है, उससे प्रदूषण होता है। तो देखो, वो हमारी किसी भी काम की वजह से तो हुआ नहीं है, वो तो प्रकृति की वजह से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और फिर प्रदूषण फैला है। तो ये हो गया एक प्राकृतिक प्रदूषक। दूसरा है जंगल में लगी आग। अगर जंगल में तेज गर्मी की वजह से कभी आग लग जाए, तो जो धुआं फैलता है, उससे जो प्रदूषण फैलता है, तो उस धुएं को बोलते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, क्योंकि वो भी प्रकृति की वजह से आया है। आंधी में उड़ती धूल, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैस, तो ऐसी बहुत सारी गैसें निकलती है। जैसे घर में पेड़ पौधे हैं, या फिर आप अपने फलों के या फिर सब्जियों के छिलके ही ले लो, वो आपने डस्टबिन में डाल दिए, कई बार ऐसा होता है ना, वो सड़ने लगते हैं, तो उनसे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी स्मेल, मतलब गैसेस जो है वो बाहर निकलती है उन चीज़ों से, सड़ी हुई चीज़ों से, और वो क्या होते हैं, प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक प्रदूषक में आ गए। नेक्स्ट है मानव जनित प्रदूषक। तो कारखानों, रसोई, वाहनों का धुआं, तो इन चीज़ों से जो धुआं निकलता है ये मानव जनित होता है, क्योंकि कारखाने हम लोगों ने बनाए हैं। रसोइयों से जो धुआं निकलता है वो हमारी वजह से निकलता है। हमारे वाहन, यानी कि हमारी कार वगैरह, इन सब से जो धुआं निकलता है वो हमारी वजह से निकलता है। तो ये मानव जनित प्रदूषक हो गए। और कृषि कार्यों द्वारा प्रदूषण, तो ये हमारे आ जाते हैं मानव जनित प्रदूषक। नेक्स्ट है हमारा, वायु प्रदूषकों को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो, मैंने आपको 2 तरीके के वायु प्रदूषक बताए थे, पहले प्राकृतिक, दूसरे मानव जनित। तो अब इनको भी इनके प्रकृति के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया गया। पहले कणिकीय प्रदूषक, दूसरे गैसीय। तो कणिकीय प्रदूषक वो प्रदूषक जो कण की प्रकृति के होते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो धूल के कण होते हैं, है ना, तो वो हो गए कणिकीय प्रदूषक। जो कण यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में जो भी चीज़ पोल्यूशन फैलाए उसको कणिकीय प्रदूषक कह देते हैं। दूसरे गैसीय प्रदूषक, यानी कि गैस की फॉर्म में अगर पोल्यूशन होता है, यानी कोई चीज़ हमारे पर्यावरण के अंदर आ गई है जिसे हम नहीं चाहते और वो कोई गैस है, तो उसको गैसीय प्रदूषक कह देते हैं। तो इनमें डिफरेंस पड़ते हैं। ये प्रदूषक कण की प्रकृति के होते हैं। उदाहरण फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश यानी कि आपने जैसे एक न्यूज़पेपर जलाया, न्यूज़पेपर को जलाने के बाद वो जो काली काली ऐश उड़ती है ना, उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। अन्य धातु कण या फिर धूल के कण, ये आ जाते हैं कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण। इसके मुख्य स्रोत क्या है? तेल शोधन कारखाने और गाड़ियाँ, इनसे जो भी धुआं वगैरह जो भी चीज़ें निकलती हैं वो कण की फॉर्म में निकलते हैं जिनसे पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट हमारे गैसीय प्रदूषक। तो ये प्रदूषक गैस की प्रकृति के होते हैं। इसके उदाहरण है क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। तो ये सारी गैस है जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। और इसके मुख्य स्रोत हैं कारखाने, जेट विमान और ईंधन का दहन, यानी अगर हम कोई ईंधन भी जलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उससे पोल्यूशन फैलता है। तो ये होगा इसके स्रोत। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है प्रमुख वायु प्रदूषक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको वायु प्रदूषण के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो वायु प्रदूषण के अंदर की ही एक सब हेडिंग है, सब टॉपिक है प्रमुख वायु प्रदूषक, यानी कि वो सारे प्रदूषक जिनसे मेनली वायु प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन फैलता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस की वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कुछ 3-4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है। ये जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में कोयला, पेट्रोल, लकड़ी ये सब आ जाते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
वनारोपण करके या जीवाश्म ईंधन का कम इस्तेमाल करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पेड़ों को लगाकर और इनका इस्तेमाल कम कर कर, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम कर कर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल में कर सकते हैं, उस गैस के रिसाव को कम कर सकते हैं। दूसरा हमारा सीसा यानी कि लेड, ये एक धातु है। तो ये डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट और हेयर डाई, जो हम अपने बालों में डाई लगाते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये जो प्रदूषक है, यानी जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, सीसा, तो ये डीजल में, पेट्रोल में, बैटरी में, पेंट और हेयर डाई में पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन का जो, दिमाग का जो पूरा सिस्टम होता है उसको, और पाचन तंत्र यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं और कैंसर का कारण हो सकता है। तो सीसा जो एक प्रदूषक है जिसकी वजह से हमारे वायु में प्रदूषण फैलता है, तो ये हमारे दिमाग को और हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड हमारे समस्याएं उत्पन्न करता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। ये खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। और अपशिष्ट यानी कि शीशे का जितना भी अपशिष्ट होता है, बचा कुचा माल होता है, जैसे सोचो किसी फैक्ट्री में लेड से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, आप सोचें पेंसिल की जो पूरी नोक है ये भी लेड की बनी हुई है। अब जिस भी फैक्ट्री में लेड बनाया जाती है, पेंसिल बनाई जाती है, अगर वो इस बची कुची लेड को अच्छे से उसका निपटारा ना करे, तो यानी बचा कुचा जो भी बचा वो हो गया अपशिष्ट, अगर वो इस अपशिष्ट का उचित निपटारा ना करके, मतलब ना करे, तो प्रदूषण और ज़्यादा फैलेगा। तो उन्हें उचित निपटारा करके इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक प्रदूषक है जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण फैलता है। सो ये पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी और पन्नी के जलने यानी पॉलीथीन के जलने और सिगरेट के धुएं से पैदा होती है। तो कहीं पेट्रोल जल रहा हो, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल जलता है ना, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ी, या फिर कहीं पे पॉलीथीन भी जला रहे हो, सिगरेट के धुएं में, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करती है। अब मैं एक आपको छोटी सी बात के थ्रू समझाती हूँ कि ये ऑक्सीजन में कमी कैसे पैदा करती है। सोचो यहाँ कहीं सी जगह पे लकड़ी जल रही है, ठीक है, लकड़ी जल रही है और उससे धुआं निकल रहा है, उस धुएं के अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारी हवा के अंदर है ऑक्सीजन के सारे कण। एक यहाँ पे पूरा इंसान बैठा है, ठीक है, और वो अपने हाथ सेके जा रहा है। तो अब जब देखो वो यहाँ हाथ सेक रहा है, तो उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ होती है जिसको आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स वो जो हमारे ऑक्सीजन के, हमारे हवा में जितने भी ऑक्सीजन के कण होते हैं वो हीमोग्लोबिन पे चिपकते हैं और हमारे अंदर जाते हैं और हमारे फेफड़ों तक जाके वो हमें मतलब ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर आप यहाँ बैठे हो, आग सेक रहे हो, हवा में जो ऑक्सीजन है और देखो इससे निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जितने भी मैं कण यहाँ पर बनाऊंगी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के कण, ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑक्सीजन के कण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के कण क्या हो गए, ये मैच हो गए, ये हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के कण और गोल गोल हो गए हमारे सारे ऑक्सीजन के कण। एक इंसान यहाँ पर बैठा है, नॉर्मली तो ऑक्सीजन के कण जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन में मिलते हैं और उसके अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे तो वो ऑक्सीजन तो जाती नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फटाफट से हमारे हीमोग्लोबिन से आके चिपक जाती है और हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इतनी क्षमता होती है कि बहुत तेज़ी से जाकर हमारे हीमोग्लोबिन से जाकर चिपक जाए और ऑक्सीजन को चिपकने की जगह ना दे, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा जो भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है। मनुष्य में सांस लेने की समस्या तथा बच्चों का वजन कम होना आदि समस्याएं पैदा करती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इससे इंसानों में सांस लेने की समस्या क्यों होती है मैंने वो भी बताया, और बच्चों का वजन कम होने वाली समस्याएं पैदा हो जाती है। ऑटोमोबाइल यानी कि हमारे जितने भी वाहन होते हैं और उद्योग संयंत्रों में यानी कि उद्योगों में फिल्टर लगाकर इन सभी प्रदूषकों को रोका जा सकता है। देखो जैसे हमारा पेट्रोल जल रहा है, हमारी गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल जल रहा है, अगर हम अपनी इस जहाँ पे पेट्रोल है अगर वहाँ पे हम कोई फिल्टर लगा दें, है ना, और जो हवा जो है यानी कि
वो जो जलन वाली स्मेल होती है, यानी कि वो जो पूरी गैस निकलती है गाड़ी से, अगर इसे निकलने से पहले फिल्टर कर दिया जाए तो सही रहेगा ना। ये गैस इतनी मात्रा में हमारे पर्यावरण में नहीं आएगी और इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो फिल्टर लगाकर हम इस गैस को जो है वो रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। तो ओजोन जो है ये भी एक गैस है और ओजोन की एक लेयर भी होती है, परत भी होती है। तो ओजोन लेयर वायुमंडल में समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखो वायुमंडल में मैंने आपको 4 परत बताई थी, मेरा पूरा वायुमंडल, इसके अंदर 4 परत है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये 4 परतें मैंने आपको बताई थी। तो इसके अंदर जो समताप मंडल वाली परत होती है, और जहाँ तक मुझे याद है ये दूसरी या फिर तीसरी परत होती है समताप मंडल की। तो इसके अंदर की सबसे ऊपरी परत को ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये एक खास और अहम गैस है। ओजोन जो है ये खास और अहम गैस है। जब 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ मिल जाते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन के ये और एक ये मिल जाता है तो O3 यानी कि ओजोन बनता है। तो इसका काम सूरज की हानिकारक किरणों को भूमि की सतह पर आने से रोकना है। यानी कि सूरज की जो हानिकारक किरण होती है, पराबैंगनी विकिरण, जिनको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, तो ये उनको हमारी पृथ्वी की सतह तक आने से बचाती है हमारी ओजोन लेयर। तो कारखानों से ये काफ़ी भारी मात्रा में निकलती है। ओजोन गैस जो है ना फ्रेंड्स, ये कारखानों से एक भारी मात्रा में निकलती है, जो गैस काफ़ी जहरीली है और इससे आँखों में पानी आना और जलन होती है। तो एक ये भी प्रदूषक है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है, रसायन यानी कि लिक्विड है। इसके कण हवा में मिलकर ओजोन तक पहुंच जाते हैं और दूसरी गैसों के साथ मिलकर ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि इसके एक ये रसायन है जो हमारी हवा के अंदर आया, तो हवा के कण जो थे ये धीरे धीरे ऊपर गए तो ओजोन लेयर तक पहुंच गए और उसके साथ साथ ये रसायन के भी पहुंच गए। तो ये एक ऐसा रसायन है जो हवा के दूसरी गैसों के साथ मिलकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का विघटन होता है। तो एरोसोल का सीमित प्रयोग कर इसे रोका जा सकता है। तो कैसे? एरोसोल का मतलब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह एरोसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी लिमिटेड, तो जिसकी वजह से फिर इसको रोका जा सकता है। देखो जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, AC वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इसको भरा जाता है, इस लिक्विड को भरा जाता है। तो जब हमारा AC चलता है, फिर फ्रिज चलता है, तो ये गैस निकलती है। फिर ये गैस हमारे पर्यावरण की गैस के साथ मिलते और ऊपर जाकर ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। तो आजकल क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे जो AC और फ्रिज हैं इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसका इस्तेमाल बंद हो गया। अब इसकी जगह एरोसोल जो गैस है इसका इस्तेमाल होने लग गया है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रदूषक है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। मनुष्यों में इससे मसूड़ों में सूजन, ऑक्सीजन की कमी, रक्तस्राव यानी कि ब्लड प्रेशर और कैंसर आदि समस्याएं उत्पन्न होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मदद से। उद्योगों में फिल्टर और ऑटोमोबाइल का सीमित इस्तेमाल करके, यानी कि उद्योगों में जैसे सोचो मेरी ये कोई फैक्ट्री है और इससे चिमनी निकल रही है, इस चिमनी से धुआं निकल रहा है। अगर इसमें धुआं निकलने से पहले ये मैं यहाँ पे कोई फिल्टर लगा दूँ, यानी कि धुआं यहाँ से आए और ये यहाँ से छन कर बाहर जाए, तो क्या ये गैस कम बाहर आएगी, जिससे कि वायु प्रदूषण कम होगा। तो फिल्टर का इस्तेमाल करके या फिर वाहनों का कम इस्तेमाल करके हम इस गैस पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाने से, यानी जब कोयला जलता है तो उसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये उत्पन्न होती है। धातु को गलाने में, यानी अगर किसी फैक्ट्री के अंदर धातु को गलाया जा रहा है तो धातु के गलने के बाद जो गैस निकलेगी उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। या फिर कागज़ को जब हम बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में जो गैस निकलती है उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये गैस इन दोनों प्रक्रियाओं में भी निकलती है। तो इसकी वजह से फेफड़ों की बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा निलंबित अभिकरणीय पदार्थ। तो ये हवा में ठोस, धुएं, धूल के कण के रूप में होते हैं। यानी कि हवा के अंदर धुएं और धूल के जो भी कण होते हैं, ठोस जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उन्हें निलंबित अभिकरणीय पदार्थ कहते हैं। इनकी वजह से फेफड़ों को हानि पहुंचती है और इसे फिल्टर प्रणाली के प्रयोग से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एरोसोल। ये इसका विकास कारखानों, ताप विद्युत घरों
और कृषि कार्यों से होता है। यानी एरोसोल जो गैस है ये कारखानों से निकलती है, उत्पन्न होती है। और ताप विद्युत घर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हीट की मदद से यानी कि ताप की मदद से बिजली बनाई जाती है, तो ऐसी जगह पे जब बिजली बनाई जाती है तो ये गैस निकलती है। और कृषि कार्यों में यानी कि खेती के कामों में भी एरोसोल गैस जो होती है वो निकलती है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन वाले सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। देखो सोचो, मेरे एक ही कण है और एक ये कण है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 माइक्रोन, इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के साइज के यानी आकार के जितने भी कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनको एरोसोल कहा जाता है। ये नगर पालिका के कचरे के जलने से और औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी निकलती है। तो मैंने आपको एरोसोल भी बता दी। नेक्स्ट है हमारा घरेलू वायु प्रदूषक। तो गांव में खाना बनाने के लिए ठोस ईंधन यानी कि जैसे कि कोयला, लकड़ी, चारकोल और कृषि अपशिष्ट यानी कि खेती के बाद जो भी कूड़ा कबाड़ा बचता है उनका प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो इन्हीं से वायु प्रदूषण फैलता है और ये होते हैं घरेलू वायु प्रदूषण। नेक्स्ट जो हमारी एक सब हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण का प्रभाव यानी कि वायु प्रदूषण का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है पौधों तथा जीव जंतुओं पर वायु प्रदूषण का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पौधों के पत्तों की चिकनी सतह, देखो हमारे पौधे के जितने भी पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, वो एक तरीके से तो ऊपर से तो पूरे चिकने स्मूथ होते हैं, लेकिन नीचे से वो थोड़े खुरदुरे होते हैं। तो जो चिकनी सतह होती है पत्तों की वो नष्ट हो सकती है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण के कारण पौधों में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो प्रभावित होती हैं, यानी कि उनका धूप की मदद से अपना खाने बनाने की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। पानी को इस्तेमाल करने की प्रक्रियाएं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण का जलीय तथा स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पानी के अंदर जो जीव रहते हैं और धरती के ऊपर जो जीव रहते हैं उन दोनों के ऊपर ही वायु प्रदूषण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण की वजह से, खास करके श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने वाला जो हमारा तंत्र है, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से धरातल की सतह का तापमान बढ़ता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे हवा के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हमारी सतह जो होती है इसका तापमान बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर जो बर्फ़ होती है पहाड़ों, ये ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने लगती है और उससे समुद्र जल जो होता है यानी समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है और फिर बाढ़ जैसी आपदाएं आने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक वायु प्रदूषण का ये भी प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से वर्षा, तापमान, हवा की गति और मौसम पर भी प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोज आयन से भरी होती है यानी कि ऐसी बारिश यानी कि अम्लीय बारिश होती है। तो वायु प्रदूषण की वजह से ही एसिड रेन होती है और आपको पता है एसिड रेन कितनी हार्मफुल होती है। तो हर मौसम की जो सबसे पहली बारिश होती है उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि हमारे देखो हमारी वायु के अंदर बहुत सारे प्रदूषण होता है और वो ऊपर जम जाता है। तो जो भी पहली बारिश होती है तो वो इस वाली लेयर को तोड़ के नीचे आते हैं, तो ये इसके जो भी कण होते हैं वो हमारी धरती पर आकर गिरते हैं, तो इसलिए वो एसिड रेन हो जाती है। मिट्टी के जैविक एवं रासायनिक गुण अम्लीय वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो देखो जब ये बारिश आएगी नीचे और वो मिट्टी पर पड़ेगी तो मिट्टी के जितने भी जैविक और रासायनिक गुण होते हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत का विघटन होता है। मैंने आपको बताया था कि वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत कैसे विघटित होती है। यानी कि हमारी हवा के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो रसायन होते हैं वो परत तक पहुंचते हैं, ओजोन परत तक, और उसका विघटन करते हैं। तो ओजोन परत के विघटन की वजह से त्वचा का जलना, त्वचा में झुर्रियाँ, त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हो जाती हैं। ओजोन परत के विघटन का पर्यावरण पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। पराबैंगनी विकिरण, देखो ओजोन परत जब विघटित हो जाती है तो क्या होता है, देखो ओजोन परत जो होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत होती है वो सूरज से आने वाली रोशनी से हमें बचाती है। सूरज से ऐसी बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि
पराबैंगनी विकिरण किरणें आती हैं जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, पेड़ पौधों के लिए भी। तो ओजोन लेयर का काम होता है हमें उससे बचाना, उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर इसी में कहीं छेद वेद हो जाए तो वो वहाँ से पूरी तरीके से आएगी। ठीक है, तो यहीं पे बताया है पराबैंगनी विकिरण स्थलीय यानी कि जब ये अंदर आ जाती हैं तो ये जमीनी और जलीय दोनों जैव भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है। इससे पौधों की विकासीय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, यानी कि वायु प्रदूषण से पौधों की विकासीय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग और अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल, यानी कि हम वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो हम सार्वजनिक वाहन यानी कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह इनका। अब देखो, अब एक एक करके अपना अपना व्हीकल लेके लिखनेंगे। कोई एक बंदा, एक घर से 4 लोग जा रहे हैं काम करने, है ना, एक ने अपनी वो ले लिया, कोई मतलब कोई स्कूटी से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तो ऐसे। तो क्या इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। तो हम सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है साइकिल बिल्कुल भी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन नहीं फैलाती है। कारपूल, इससे ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो कारपूल भी एक तरीका है। तो आप में से काफ़ी लोगों को तो पता होगा कारपूल क्या होता है, बट मैं फिर भी समझा देती हूँ। कारपूल एक वो तरीका होता है, जैसे सोचो आप कोई 2 लोग हो और आपको एक ही जगह पे जाना है। आप एक जो जरिया वो तो ये है कि आप दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ों से चले जाओ। आप अपने किसी से भी चले जाओ और आप सोचो आप बस से चले गए और आप स्कूटर से चले गए। लेकिन एक कारण ये भी है, एक तरीका ये भी है कि अगर आपको एक ही जगह पे जाना है तो क्यों ना आप दोनों एक ही साथ चले जाएं, शेयरिंग करके चले जाएं। यानी कि अगर आपको एक ही ऑफिस में जाना है और कोई बंदा एक कार के अंदर जा रहा है और वो अकेले जा रहा है, तो क्यों ना वो अपने किसी दूसरे साथी, अपने दूसरे फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाए। तो दूसरे वाले का ईंधन भी बच जाएगा, जिससे यानी कि ईंधन की भी बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक दिन आप इसके साथ चले जाओ, दूसरे दिन वो अपने साथ ले जाए। तो इससे ईंधन भी बचेगा, फ्रेंडशिप भी अच्छी हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो इसको कहते हैं कारपूल। पेड़ पौधों को लगाना और उनकी देखभाल ठीक से करना, तो इससे भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, पेड़ पौधों को लगाकर और उनकी देखभाल कर। वाहनों का प्रदूषण हर 3 महीने में चेक करवाएं। एक होता है ना, आपने सुना होगा पोल्यूशन होता है हर व्हीकल का, कार का भी पोल्यूशन बनता है, स्कूटी वगैरह जो भी होता है उनका भी। तो उस प्रदूषण को हर 3 महीने के अंतराल में यानी हर 3 महीने के बाद चेक करवाना कि आपका वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है, ये सब वगैरह वगैरह। बगीचे की सूखी पत्तियां जितनी भी होती हैं उन्हें जलाने की बजाय उनकी खाद बना ली जाए, तो इससे भी पोल्यूशन रोकेगा। क्यों, देखो अगर आप जलाओगे तो पोल्यूशन फैलेगा और अगर ना जलाकर आप उनकी खाद बनाओगे तो वो खाद आपके लिए उपयोगी भी होगी। तो इससे आपके 2 फायदे होते हैं। केवल शीशा मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल करें, यानी कि हमेशा लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करें। सीएनजी गैस वाले वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको पता है सीएनजी जो गैस है वो पोल्यूशन नहीं फैलाती है, तो इस वाले गैस की जो है उन वाहनों का इस्तेमाल करें। खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, ना कि आप उपले जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयले जा रहे हैं। इसके बजाय एलपीजी गैस को ज़्यादा यूज़ मिले। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले फ्रिज या फिर एसी का इस्तेमाल ना करें। आप चेक करें कि आप जो एसी या फिर फ्रिज खरीद रहे हैं उसके अंदर किस तरीके की गैस का इस्तेमाल होता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो एरोसोल का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में कोयला या फिर लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, आधा जो पोल्यूशन होता है ना सर्दियों में वो हम लोगों के द्वारा फैलाया होता है। ठंड लगती है, लकड़ियाँ जला लो, ठंड लग रही है, कोयला जला लो। आपको पता नहीं है शायद, सर्दियों में बहुत सारी ऐसी डेथ होती हैं लोगों की जो हमारी उन्हीं की लापरवाही की वजह से होती है। क्या करते हैं, पूरा कमरा बंद कर लेते हैं, कमरे को गर्म बनाने के लिए लकड़ियाँ जलाकर जो है उनकी जो भी वो गर्म लकड़ियाँ होती हैं उनको रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो धुआं बनता है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वो पूरे कमरे में भर जाती है और उसे निकलने की अगर कहीं से जगह ना मिले तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। और ऐसे सर्दियों में बहुत सारे केसेस आते हैं जब सुने जाते हैं कि एक आदमी हीटर चला के सो गया और उसकी डेथ हो गई। तो हीटर से भी फ्रेंड्स क्या होता है, ये सारी गैसेस जो हैं ये निकलती हैं और डेथ होने के चांसेस होते हैं। 2-3 तरीके के हीटर्स आते हैं। तो एक तो होता है
जो अंगीठी टाइप हीटर होता है वो हार्मफुल होता है, एक होता है जो कोइल्स वाले हीटर होते हैं, फिर भी वो लेस हार्मफुल होते हैं। और अगर आप हीटर या फिर अपने कमरे में कोयला लकड़ी जलाकर सो भी रहे हैं तो आप एक विंडो खोलकर सो जाओ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। या फिर आप अपने कमरे में एक पूरी बाल्टी भरकर पानी की रख के सो जाओ, क्योंकि वो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। वैसे मैक्सिमम अगर कभी कोई ऐसा सोता है तो एक या फिर अपने कमरे का वेंटिलेटर खोल लो, हल्का सा गेट खोल दो या फिर विंडो खोलकर सोना चाहिए। पानी पर भी इतना भरोसा मत करो, मैंने सुना है ऐसा कि पानी रख के सो जाओ तो कुछ नहीं होता, बट एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ऐसा। अगर हम कभी हीटर चला के भी सोते हैं तो मैं रूम खोल के सोती हूँ, थोड़ा सा गेट खोल के सोती हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका